अच्छा, आज का आपका लेक्चर जो है वो उसी कंटिन्यूटी में है जो आपने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। उसके बाद जो आपके पास एटॉमिक मॉडल आया था बोहर के बाद, वो एक समरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने प्रेजेंट किया था और उसी के नाम पे इसका नाम जो है वो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल है। अच्छा, जैसे आपने बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पास्टुलेट्स जो हैं वो पढ़े थे, इसके भी कुछ आपके पास पास्टुलेट्स हैं। अब जो समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, उसमें क्या है, हम ये कहते हैं कि द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन जनरल इज इक्लिप्स। ठीक है, इक्लिप्स आपके पास क्या होता है, आपने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर देखा था कि हमने ये कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। यही बात की थी। जी मैम। एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट है आपका न्यूक्लियस के अबाउट, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन जो समरफील्ड है उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मॉडल में या सर्कुलर शेल के अंदर मूव नहीं करता, वो इलिप्टिकल शेल के अंदर मूव करता है। अब इलिप्टिकल शेल आपके पास क्या है, जैसे आपके पास एक एग की शेप होती है। तो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, बल्कि ये है आपका, अब ये वाली जो आपके पास शेप है ना, ये इलिप्टिकल है, और ये वाली जो शेप है ये आपके पास क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर। अब जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। जो बोहर का मॉडल आपने पढ़ा है उसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। अब जो समरफील्ड है उसने ये बात की थी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। और ये जो मैंने आपको शेप बना के दिखाई है एग लाइक, इसको इलिप्टिकल शेप कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं इक्लिप्स। ठीक है, तो अब समझ आ गई इस डिफरेंस की। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट उसने ये पास्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गिर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करता बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो ये उसका जो है वो फर्स्ट पास्टुलेट आपके पास जो है वो आ गया। अब यहाँ से अगर मैं आपको स्लाइड से दिखाती हूँ, स्लाइड पे देखें, ये जो आपको इलिप्टिकल शेप नजर आ रही है, इसकी समझ आ गई? जी मैम। ठीक है, अच्छा, साथ में उसने ये बात की है दैट न्यूक्लियस इज एट वन ऑफ इट्स फोसाई। उसने बात की है कि न्यूक्लियस मौजूद है इस एटम के अंदर, लेकिन इसके फोसाई पे मौजूद है। जबकि हमारे पास जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, उसमें हमने ये कहा था कि आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में मौजूद है। इसने कहा है कि आपका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है, बल्कि उसने एक न्यू टर्म की बात की है जिसको वो फोसाई कह रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम फोसाई को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, फोसाई अगर मैं देखूं तो ये आपके पास देखें एक इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, इस इलिप्टिकल शेप में आपके पास क्या होता है, एक ये लॉन्ग साइड पे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग जो आपके पास लाइन होती है, या एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपके पास लाइन होती है, उसको आप कहते हैं वर्टेक्स। और जो आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग लाइन होती है उसको हम कहते हैं कोवर्टेक्स। ठीक है, कोवर्टेक्स और वर्टेक्स, इनके दो और नाम भी हैं। ठीक है, इनके के अलोंग जो आपके पास लाइन है, जो कोवर्टेक्स और वर्टेक्स में वर्टेक्स के अलोंग लाइन है, उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, आप देखें ये जो आपके पास दोनों एक्सिस हैं, एक लार्जर है, ठीक है, एक लॉन्गर है और एक शॉर्टर है। जो लॉन्गर एक्सिस है उसको हम क्या कह रहे हैं, मेजर। मेजर एक्सिस। और जो स्मॉलर है उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। जी ठीक मैम। है, और हम क्या करते हैं कि ये जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे आप कुछ मेजरमेंट लेते हैं। एक्चुअली ये मेजरमेंट आपके पास कितनी होती है, जितनी आपके पास
ये माइनर एक्सिस की लेंथ होती है, आप क्या करते हैं उतनी ही इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, अब जी ये जो मैम। आपके पास हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेंथ है, इसको फोसाई कहते हैं। फोसाई की ओके। समझ आई? यस ठीक मैम। है, कि आप एक आपके पास क्या था कि वो जो आपने इलिप्टिकल शेप ली है, ठीक है, आपने क्या करना है उसी के राउंड अबाउट जो है वो आपने क्या करना है मेजर और माइनर एक्सिस लेने के बाद जितना आपके पास ये डिस्टेंस है एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस आपने इधर ड्रॉ करना है। ठीक है मैम। ठीक है, और ये आपका जो पॉइंट होगा ये फोसाई होगा। अब समरफील्ड ने ये बात की थी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं है, बल्कि वो फोसाई पे है। फोसाई अब दो हैं, एक फोसाई इधर है, एक फोसाई इधर है। ठीक है, तो उसने ये बात की थी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो किसी एक फोसाई पे होगा। दो फोसाई बन रहे हैं ना। जी मैम। ठीक है, तो उसने कहा था कि किसी एक फोसाई के पे आपका जो न्यूक्लियस है वो मौजूद होगा। ठीक है, अब उसका जो पास्टुलेट है पूरा वो क्या बना कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है रादर देन सर्कुलर ऑर्बिट, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वन ऑफ इट्स फोसाई पे मौजूद होता है। या इस फोसाई पे होता है आपका न्यूक्लियस, या फिर इस फोसाई पे होता है, सेंटर में नहीं होता। जी ठीक मैम। है, फिर उसने ये कहा कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेरीज एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपका जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। मैं इधर से रेडियस लूँ तो भी आपके पास उतना ही है। जी। ठीक है, अगर मैं इधर से ले लूँ फिर भी उतना ही है। जी तो मैम। रेडियस की लेंथ तो हर जगह पे सेम होती है। यस मैम। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं कहती हूँ कि आपका न्यूक्लियस जो है वो इस फोसाई पे मौजूद है और इलेक्ट्रॉन एक दफ़ा यहाँ है, इस तरह इस पूरे पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। अगर वो इस पूरे पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो हर पोजीशन पे आपके पास जो न्यूक्लियस का से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। जी मैम। ठीक है, अब जी मैम। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की अबाउट जो वेलोसिटी है ना वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सर्कल में आपके पास क्या होता है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन की का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। लेकिन ऐसा आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं होता। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तब हम ये कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसकी न्यूक्लियस के अबाउट हर जगह पे वेलोसिटी सेम है। देखें बाहर एटॉमिक मॉडल में कहीं पे भी ये बात नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द जो वेलोसिटी होती है मूवमेंट के दौरान वो चेंज हो सकती है, बल्कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक सिंगल टर्म यूज हुई है, वी। अगर आपके पास v के साथ कोई सबस्क्रिप्ट यूज होता v1 v2 v3 तब भी हम कहते कि आपके पास मल्टीपल टाइप्स की विलासिटी है, लेकिन उसने एक ही विलासिटी के लिए टर्म यूज किया। इसका मतलब ये है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन की विलासिटी यूनिफॉर्म रहती है और वो डिपेंड कर रही है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस पे। लेकिन जहाँ पे क्योंकि हर पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हर पॉइंट पे आपकी जो विलासिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। जी मैम। तो जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब मैं ये आपको एक छोटा सा विजुअल दिखाती हूँ, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे मूव कर रहा होता है, ये देखें। in general, is an ellipse with the nucleus at one of its foci. समझ आ गई? The velocity of the electron moving in an elliptical orbit varies at ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास एक विजुअल था कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर मूव करता है। अच्छा, अब उसने ये भी एक और जो है वो पॉइंट दिया था कि आपके पास ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका कॉन्सेप्ट आपको बोहर ने दिया था, ये भी आपके पास जो है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक स्पेशल केस है। ठीक है, और ये स्पेशल केस कब है कि जब आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं ना इलिप्टिकल ऑर्बिट में मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर किसी टाइम पे आपका मेजर और माइनर एक्सिस जो है वो इक्वल हो जाता है तो उस वक्त आपका जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर हो जाता है। तो उसने कहा था कि एक्चुअली आपके पास जो ऑर्बिट्स हैं वो इक्लिप्स्ड हैं, लेकिन सम टाइम्स क्या होता है आपके पास एक स्पेशल केस आता है जिसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाता है। उस वक्त हम ये कहते हैं कि आपका जो ऑर्बिट है वो
स्फेरिकल है। तो फिर इस तरह से इसके पॉइंट के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, और बोहर का एटॉमिक मॉडल है, उसके दरमियान में एक रिलेशनशिप है। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो एक्चुअली समरफील्ड के एटॉमिक मॉडल का एक स्पेशल केस है, जिसमें आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के इक्वल होता है। जब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाता है तो आपके जो दोनों फोसाई होते हैं वो सेंटर पे आके मर्ज कर जाते हैं और आपका न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। क्लियर? यस जी मैम। मैम। इसका मतलब क्या होगा कि आपने इधर से उसको उठाया, जैसे घर में कपड़े तय करके रखते हैं ना, इधर से आपने क्या किया, इसको उठा के रखा और इसको तय करके इसके ऊपर रख दिया, तो क्या वो दोनों के फोसाई मैच कर जाएंगे और मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा तो आपका न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा और ये स्पेशल केस आपके पास स्फेरिकल या सर्कुलर बन जाएगा। क्लियर? जी मैम। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे दरमियान में आपके पास उसने ये स्पेशल केस में सर्कल को जो है वो फिट करके दिखाया। अच्छा, उसके बाद क्या है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेरीज विद एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट, दिस causes the relativistic variation in the mass of the moving electron। अच्छा, उसने कहा है कि हर जगह पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो चेंज होगी। जैसे पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ये फोसाई पे अगर आपका न्यूक्लियस मौजूद है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेंज होता है, आपके न्यूक्लियस की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है। कैसे कि व्हेन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर परमिटेड, वन हैज टू डील विद दी टू वेरिएबल्स क्वांटिटीज। कौन कौन सी वेरिएबल क्वांटिटीज के साथ डील करना पड़ेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में? द वेरिंग डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हर जगह पे वेरी कर रहा है। द वेरिंग एंगुलर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, और एंगुलर पोजीशन भी उसकी वेरी कर रही है, और साथ में उसका एक एजीमुथल एंगल है। अब ये पॉइंट्स जो है ये मैं आपके जो है वो कैसे क्लियर कर सकती हूँ, ये देखें। आपका अगर न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पे है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से कितना डिस्टेंस हुआ, इतना। ठीक है। और अगर जो है वो आपको मैं इसका विजुअल दिखा दूं, Fields वही जो atom हम molecule, पहले देख रहे थे, the orbit. This now, ये when देखें, elliptical ये orbits आपका are एलिप्टिकल permitted, ऑर्बिट है। one has to deal with two variable quantities. The ठीक है, ये varying देखें, angular position of the हर जगह पे electron आपके with इलेक्ट्रॉन respect का to the न्यूक्लियस से nucleus, डिस्टेंस that चेंज हो is रहा है। the azimuthal angle phi. ठीक है। अब ये जो Let us आपका जो arrive at न्यूक्लियस, some ये वाला important जो आपका equations. न्यूक्लियस बना रहा था एंगल, The azimuthal ठीक है, angle phi. ये जो आपका न्यूक्लियस बना रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ एंगल, ठीक है, ये आपका होता है एजीमुथल एंगल। और हर जगह पे एजीमुथल एंगल पे पोजीशन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, हर पोजीशन पे इस एजीमुथल एंगल फाई की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। चेंज होता जाएगा। समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे उसने आपको ये दिखाया है कि हर पॉइंट पे आपका जो न्यूक्लियस है, अगर इस जगह पे है तो इसका इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस और होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस कोई और होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पे न्यूक्लियस का डिस्टेंस कोई और होगा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस वेरी करेगा, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रही है, एक तो न्यूक्लियस के से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस पे डिपेंड करते हुए, और दूसरा एजीमुथल एंगल पे डिपेंड करते हुए। यहाँ पे एजीमुथल एंगल की वैल्यू ये है, यहाँ पे अगर मैं आऊंगी तो एजीमुथल एंगल की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे आऊंगी एजीमुथल एंगल की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे स्मॉलर एजीमुथल एंगल की वैल्यू है, यहाँ पे मैं आऊंगी लार्जर हो जाएगी, यहाँ पे आऊंगी फिर स्मॉलर होना स्टार्ट हो जाएगी, इधर से फिर रिवर्स में जाना शुरू हो जाएगी। तो हर पोजीशन में आपके पास क्या है कि ये एजीमुथल एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है। और साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से क्लोज है, यहाँ पे आएगा तो कंपैरेटिवली फार हो जाएगा, दूर चला जाएगा, और जैसे जैसे इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, क्या होगा, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस से इंक्रीज करता जाएगा, और इंक्रीज करने की वजह से उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन आएगी। मैम ये तो फिर बहुत क्लियर? ज्यादा रीडिंग्स हो जाएंगी। बहुत ज्यादा। मतलब पॉइंट पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा वो हो जाएंगी रीडिंग्स। जाहिर है इसमें काफी सारी आपके पास रीडिंग्स होती हैं, फिर आप उनको ऐड अप करते हैं। इसमें आपके पास जो डिफरेंट है, ये मेथड जो है वो टोटली बोहर से या उन सारे मॉडल से डिफरेंट है जो आपने इससे पहले कैलकुलेट किए। जी मैम। मैम इसमें कैलकुलेशंस नहीं आती? इसमें क्या नहीं होती? कैलकुलेशन
कैलकुलेशन इसमें आएगी। होती है बट डिपेंडिंग अपॉन फाई, लेकिन इस आपके कोर्स में एक्चुअली इसका सिर्फ बेसिक आइडिया है कि ये क्या चीज़ है और इसने एटम की किस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट की थी। जी मैम ठीक है। अच्छा, ये अब उसने फिर ये कहा कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, पहले जब आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसको जो बोहर ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें उसने कहा था एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो ऐसा ही आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम के फार्मूला में एन है, यहाँ पे के है। बाकी फार्मूला अगर आप नोट करें तो सेम है। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे के है। ये एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये जो के है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपके पास बोहर था उसने कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उस शेल पे डिपेंड करता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन जो आपका समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है उसने कहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंगुलर मोमेंटम उसके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको पता है कि सब शेल है, सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू आपके पास n है अगर, तो आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू n-1 होती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी 0 होगी, ठीक है। इसकी अगर आपके पास 2 है तो इसकी 1 होगी। क्लियर? मैम वैसे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो एल से जाहिर करते हैं ना। एल से करते हैं, इस असल में समरफील्ड ने इसको जो है वो के से रिप्रेजेंट किया था। आप एल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन है वो के है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। देख लें कि मेन डिफरेंस आपने नोट कर लेना है कि एक ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की थी और एक ने एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की थी, और जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिफरेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 1 डिग्री लेस होता है प्रिंसिपल से, ठीक है। तो यहाँ पे एन जो है उसने कहा था कि आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी। अगर आप एन और के का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो एन जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी और के जो है वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी, ठीक है। ये उसने मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था एन और के दरमियान में, कि मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एक आपके पास क्वांटम नंबर और एक जो है वो माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एन जो है वो इक्वल टू k-1 है, ठीक है। अब एक और उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मैस। अच्छा, रिड्यूस्ड मैस का कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ? नो मैम, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं था बीएस। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि रिड्यूस्ड मैस क्या होता है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अबाउट आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चाहे बोहर एटॉमिक मॉडल है या समरफील्ड एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। और हमने ये भी कैलकुलेशन पहले की हुई है रदरफोर्ड से कि आपके एटम का जो 99% पार्ट है, ठीक है, एटम का जो 99% पार्ट है वो एम्प्टी है। बात हुई थी? यस मैम। ठीक। और जो उसका टोटल मैस है उसका मेजर पार्ट जो है वो सेंटर के अंदर कन्फाइंड है, यानी 99.3% मैस या 99.9% मैस आप कह सकते हैं कि यहाँ सेंटर में कन्फाइंड है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 1% बाकी जो मैस है वो आपके इलेक्ट्रॉन का है। यही बात हुई थी, ठीक है, जब हमने वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो फाइंड किए थे। जी मैम। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो एटम है क्योंकि उसका 99% जो पार्ट है वो खाली है, ठीक है, और उसका मेजर मैस जो है वो उसके सेंटर में मौजूद है, ठीक है। तो क्या है कि आप ये समझे कि आपके पास एक बहुत बड़ा टब है और आपने उसके सेंटर के अंदर एक हैवी मैस रखा हुआ है, ठीक है। तो मेजर मैस उसका कहाँ पे कन्फाइंड है? सेंटर में। अब हम हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉन का मैस है, ठीक है, उसको लेना और फिर न्यूक्लियस के मैस को लेना और फिर उसको सम करना और फिर टोटल एटॉमिक मैस निकालना, ठीक है, ये आपके लिए कुछ मीनिंगलेस लगता है। वो उसकी उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान तो सारा मैस खाली है, सारी एम्प्टी स्पेस है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके दो मैस यूनिट्स हैं, एक आपके पास न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, आप इन दोनों टर्म्स को एक सिंगल टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि आपके न्यूक्लियस का मैस जो है वो कैपिटल एम है और आपके इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो स्मॉल एम है,
तो मैं इन दोनों मैसेज को एक सिंगल टर्म की फॉर्म में यूज कर सकती हूँ। कैसी कैलकुलेशन कर सकती हूँ, जिसमें सिर्फ आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मैस और इन दोनों के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस है वो माइनस हो जाए। ठीक है, ऐसे मैस को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मैस। समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस्ड मैस जो है वो उसका कॉन्सेप्ट दिया था समरफील्ड ने, उसके लिए उसने एक फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करवाया। रिड्यूस्ड मैस को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एम स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, एक दफा उनका प्रोडक्ट है और एक दफा उनका सम है। तो म्यू जो है वो यहाँ पे रिड्यूस्ड मैस है, एम जो है वो मैस ऑफ न्यूक्लियस है और स्मॉल एम जो है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसने कहा था कि अगर आप इस तरह से रिड्यूस्ड मैस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें तो पूरा जो आपके पास एटम है उसका मैस जो है वो सिंगल यूनिट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद एम्प्टी स्पेस को निगलेक्ट करते हुए। क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो आपका ये जो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल है वो इतना ही है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है? जी मैम। जी मैम। इसके साथ आपने एक छोटा सा और टॉपिक करना है। ठीक है, उसका नाम है आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वैसे तो ये भी आपने थोड़ा बहुत जो है वो पहले जो है वो किया होगा, यहाँ पे आपने उसकी जो है वो थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन करनी है। थोड़ा सा उसके अंदर एक दो जो आपके पास न्यू पॉइंट्स है वो आपने करने हैं। मिस मैंने पूछना था आपको, हमारी असाइनमेंट्स मिल गई हैं? वो कल थोड़ी देर के लिए एलएमएस चल रहा था तो मैंने अपलोड कर दी थी तीनों की। अच्छा, मेरा भी कल नेटवर्क का इशू था तो मैं अभी चेक करती हूँ, मैंने अभी चेक नहीं किया। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जब कैलकुलेशन करते हैं ना न्यूमेरिकल्स की, अगर डायरेक्ट करें तो आंसर थोड़ा चेंज आता है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करें फिर चेंज आता, फिर कुछ और आता है, मतलब अच्छा, डिफरेंस होता है। तो डायरेक्ट वाला सही रहेगा या फिर उसका स्टेप इत- वाइज? अब वैसे मेरे पास तो जो है वो सेम ही आता है। अच्छा, आप पावर्स की बात कर रहे हैं? जी मैम, पावर्स की। अगर पावर समेत सॉल्व करें तो ये वो होता है थोड़ा चेंज, और उसके बाद अगर स्टेप वाइज करें ना पावर्स को बाद में, और जो दूसरी वैल्यूज है उनको बाद में, तो पहले तो उस तरह चेंज आता है, लेकिन अगर सारा डायरेक्ट करें तो फिर चेंज और आता है। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि कितने परसेंट वेरिएशन आती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। क्या ठीक टोटली है, डिफरेंट आंसर आता है या कुछ पॉइंट्स का फर्क आता है? कुछ पॉइंट्स का फर्क आता है। कुछ पॉइंट्स के फर्क से तो मेरा ख्याल है फर्क नहीं पड़ता इतना। मैम कुछ क्वेश्चंस थे जिनके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, डेरिवेशन ठीक थे। है। अब वो नहीं थी ठीक समझ है। कि वो कौन सा करेंगे। एक में था कि जहाँ पे हम वो प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर लेते हैं, उसको अंडर रूट में डालते हैं, और फिर उसका ठीक। उससे पहले था कि एच जो है वो उसका स्क्वायर नहीं लिया। अब अच्छा, मैंने उसके बाद वाला यूज किया था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। वो मैं आपका देख के ना आपको बता दूंगी। मैम। असल में ना आपके पास डिफरेंस कब आता है कि जब आपके पास ना वैल्यूज आ रही हो पावर फॉर्म में। जैसे आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है, अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। आप इसको पावर से सॉल्व कर लें, ठीक है, यानी कैलकुलेटर में पावर भी साथ ही इंसर्ट कर दें, ठीक है, या फिर पावर को ओपन कर लें, पावर्स को अलग सॉल्व करें और बाकी फार्मूले को अलग सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएशन का चांस होता है, ठीक है, आंसर्स में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन अगर वो आपके पास फर्क पॉइंट्स में आ रहा है तो फिर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जेन्युइन इशू है, ठीक है, कि कैलकुलेटर से पावर्स को सॉल्व करते हुए थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। ओके मैम। ठीक है, तो मैं जो हूँ है ना आपको किसी दिन एक ना टेस्ट बताऊंगी, उस टेस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं आप किस स्पेस पे उनको एक्सेप्ट करेंगे। मैम इस असाइनमेंट की कोई की है? जी, आपने हमें सेंड किया उसकी की है जो आप हमें हम चेक करें हमारे आंसर सही है की कि भी आपको मैं ईमेल कर देती हूँ। वैसे मैंने अपलोड की थी वो भी एलएमएस पे, मेरा ख्याल था कि आपने ओपन कर ली है। मैम तो मैं अब एलएमएस तो ओपन ही नहीं हो रही। एलएमएस खुद ही बाय ईमेल में कर देती हूँ। आज मुझे याद नहीं रहा था आपको सेंड करना रीच, आज मैं आपको सेंड कर देती हूँ अभी क्लास के बाद। ओके मैम।
अच्छा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो आपको पहले होगा। वर्नर हाइजेनबर्ग था एक साइंटिस्ट, जिसने 1927 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर हमारे पास कोई मैक्रो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक गाड़ी मूव कर रही है, तो आपको पता चल सकता है कि इस वक्त आपकी गाड़ी किस जगह पे मौजूद है। यस मैम। ठीक है, अगर आप उसकी स्पीड फाइंड करना चाहें कि गाड़ी की स्पीड से मूव कर रही है, वो डिटरमिन कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो जब आपके पास कोई मैक्रो ऑब्जेक्ट होता है तो आप उसकी पोजीशन भी एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं, और उसकी स्पीड भी, उसका स्पीड डायल जो होता है, ठीक है, अंदर लगा होता है, वहां से उसकी एग्जैक्ट जो स्पीड होती है वो भी डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई माइक्रो ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे आपने क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स का डिफरेंस पढ़ा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो जो है वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा होता है। तो क्या आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं? नो नो मैम। मैम। नो। और यहाँ पे अगर आपको उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी डिटरमिन करनी पड़े, कर सकते हैं? नहीं, नहीं। एक ही जी, वक्त में। एक ही आप कर सकते हैं। माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के केस में आपके पास जो पार्टिकल होते हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमिन करना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एट अ टाइम आप दोनों को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन रेज होता है जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इन दो टर्म्स का डिफरेंस आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। ये गेम आपने जो है वो देखी होगी, जी मैम। देखिए कभी। इसमें हमने क्या करना होता है, आपने कैरो को जो है वो इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर हिट करना होता है, और जो इस सेंट्रल पॉइंट पे हिट करता है, हम ये कहते हैं कि वो विनर है आपके पास। जी। अब देखिए, अगर तो आपके पास कोई एक्सपर्ट होगा, डेफिनेटली वो सेंटर के ऊपर हिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अनाड़ी आदमी है, ठीक है, जिसने कभी जिंदगी में तीर चलाया ही नहीं, ठीक है, वो चलाएगा, उसका हो सकता है इधर लग जाए, इधर लग जाए, इधर लग जाए, लेकिन सेंटर पे उसके एरो का हिट करना बहुत मुश्किल है। यस मैम। ठीक है, अब आप जो है वो कितने अच्छे निशानाबाज है, कितना अच्छा आप टारगेट जो है उसको हिट करते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप इस सेंटर के कितना क्लोज जाके हिट करते हैं। अगर तो आपका एरो बिल्कुल इस सेंटर पे जाके लगता है, तो आप कहते हैं कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट जो है उसको हंट किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो एरो है वो इस सेंटर के बजाय आसपास के बहुत सारे पॉइंट्स के आसपास जो है वो जाके हिट करता है, तो हम कहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कम है। अब जो एक्यूरेट आपका जो टारगेट है वो क्या है कि इधर सेंटर पे आके एरो लगना चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर पे लग जाता है तो हम कहते हैं कि आपने एक्यूरेटली टारगेट को हिट किया है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटर पे नहीं लगता, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप देखें कि आपके जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे के आसपास लग सकते हैं। कोशिश में हो सकता है किधर लग जाए, किधर लग जाए, किधर लग जाए। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप ये देखें कि आपका जो एग्जैक्ट टारगेट है उसके कितना क्लोज आपका जो ये एरो है वो जाके हिट करता है। और प्रिसीजन का मतलब ये है कि आपका एरो टारगेट के करीब है या नहीं है। आप प्रिसीजन में ये देखते हैं कि आपके जितने भी एरोज हैं वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। बात की समझ आई? जी मैम। ठीक है, तो एक आपके पास प्रिसीजन होती है कि एक्यूरेट वैल्यू के कितने क्लोज है आपकी वैल्यू, और एक होती है आपकी प्रिसीजन कि आपकी वैल्यूज एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। ठीक है, तो अब होता है क्या कि जब आप पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्टली डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं किसी माइक्रो पार्टिकल के लिए, तो अगर आप एक वैल्यू को एक्यूरेट करते हैं, यानी पोजीशन को एक्यूरेट करते हैं, तो मोमेंटम या वेलोसिटी जो होती है वो प्रिसाइज हो जाती है। ठीक है, एक एक्यूरेट होती है तो दूसरी लेस प्रिसाइज हो जाती है। इसके लिए ये दो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए, कि अगर आप वेलोसिटी को एक्यूरेट करते हैं तो प्रिसीजन लेस प्रिसाइज हो जाती है। अब मसला क्या है यहाँ पे, देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन को डिटरमिन करना है, ठीक है, तो जैसे देखिए अंधेरे में कोई चीज पड़ी है, आप उसको विजुलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर टार्च की लाइट जो है वो फॉल करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके लिए तो अंधेरे में आपको तो नहीं ना नजर आ रहा। जी मैम। जी। ठीक है, अब उसको देखने का क्या तरीका है कि आप उसके ऊपर कोई वेवलेंथ फाल करवाएं, कोई सर्टेन वेवलेंथ फाल करवाएं। ठीक है, जो जिसकी जो रेंज है उसकी रेंज के इक्वल हो, या उसकी एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन को हिट कर सकती हो। ठीक है, देखें, अगर आपके पास कोई लार्जर वेवलेंथ है, जैसे आप कहें कि आपके रूम के अंदर जो है वो एक बिल्कुल छोटा बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, टेनिस बॉल, और एक आपके पास फुटबॉल है। ठीक है,
तो आपका जो फुटबॉल है, ठीक है, अगर आप उसको हिट करते हैं उस टेनिस बॉल के ऊपर, वो कभी भी जाके एग्जैक्टली उसके ऊपर हिट नहीं करेगा। ठीक है, जो टेनिस बॉल है उसके ऊपर जो मोस्ट क्लोज हिट है ना, वो उसके अपने साइज के बॉल से ही लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अगर बहुत छोटा है तो ठीक है, किसी बड़े पार्टिकल से आप इसको हिट नहीं कर सकते, आपको कोई ऐसा पार्टिकल लाना पड़ेगा जिसकी एनर्जी इसकी एनर्जी के क्लोज हो। अब जो एक्सरेज के फोटॉन्स होते हैं उसका जो आपके पास पार्टिकल साइज होता है या उसकी जो आपके पास एनर्जी होती है वो इस इलेक्ट्रॉन के क्लोज होती है। अगर आप एक एक्सरे फोटॉन को हिट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जी तो वो इसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकता है। ओके ठीक है, जिस जगह पे वो हिट करता है, जब वो हिट करके वापस आता है एक्सरे फोटॉन, उसके सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, वहां पे पॉइंट्स बन जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि जो एक्सरे फोटॉन है उसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा है, वो उसको हिट तो करेगा, इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली हिट करेगा, लेकिन वो उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे आपके पास एक स्नूकर बॉल दूसरी बॉल के साथ हिट करके उसको उसकी जगह से हटा देती है, एक्सरे फोटॉन आएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करेगा, इसको इसकी पोजीशन से नॉकआउट कर देगा। ठीक है, और जो किस तरह से नॉकआउट करता है, किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते। वो अनप्रिडिक्टेबल वे में क्या करेगा, उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और साथ में क्या करेगा कि अपनी एनर्जी उसके अंदर शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले वो कम वेलोसिटी से चेंज अगर मूव कर रहा था, अब ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। और अगर आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे mv, ठीक है, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमिन करने के लिए एक्सरेज को यूज करते हैं तो क्या होता है कि पोजीशन एक दफा तो डिटरमिन हो जाती है, लेकिन उसके बाद पोजीशन जिस इलेक्ट्रॉन की डिटरमिन की है वो अपनी पोजीशन से नॉकआउट हो जाता है, और एनर्जी को या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहले से ज्यादा स्पीड से मूव करते हुए अपने मोमेंटम को चेंज कर लेता है। तो एक वैल्यू आपके पास आ जाती है और दूसरी जो है वो लेस प्रिसाइज हो जाती है, उसके अंदर डाउट आ जाता है। बात की समझ आई? यस जी मैम मैम। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि पोजीशन को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं तो वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक और और अगर तरीका है कि आप मोमेंटम को छोड़ेंगे। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं कि हम अगर एक लेस एनर्जेटिक यूवी रे को यूज करें, ठीक है, एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, अगर हम लेस एनर्जेटिक यूवी रेस को यूज करें पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए, तो वो उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सके। यूवी फोटान जो है उसकी एनर्जी कम है, एक्सरे की ज्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इस यूवी रे को भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, एक्सरे ज्यादा एनर्जेटिक है, आप लेस एनर्जेटिक यूज कर लें। लेकिन मसला अब आपके पास एक और है कि अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है, हम कह रहे हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है, और यूवी फोटान जो है उसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो उसको उसकी पोजीशन पे लोकेट कर सके। इसके पास इनसफिशिएंट एनर्जी है उसकी उसको हिट करने के लिए। ठीक है, और इसके पास इतनी ज्यादा है कि ये उसको हिट भी करता है, उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस भी कर देता है। ओके ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे तो आपके लिए पोजीशन डिटरमिन करना ही आसान है, ये बेशक उसकी वेलोसिटी जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, उसके मोमेंटम को चेंज नहीं करता, लेकिन इससे आपके पास उसकी जो पोजीशन है उसकी भी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन की अभी डिटरमिन करने की कोशिश की थी, तो आपके पास क्या होता है कि हमेशा जो है वो पोजीशन के अंदर एक अनसर्टेनिटी आती है, जितनी भी अच्छी कैलकुलेशन करें, जितनी भी अच्छी मशीन से, जितनी भी अच्छी टेक्निक से, जितने भी पावरफुल मेथड से करें, आप जो भी पोजीशन जो है वो डिटरमिन करेंगे इलेक्ट्रॉन की, उसके अंदर कोई ना कोई एरर मौजूद होगी, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी, कोई ना कोई डाउट होगा, जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है पोजीशन कभी भी एक्यूरेट नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। जी ठीक मैम है, तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है उसको डेल्टा एक्स कहते हैं, और जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है उसको हम कहते हैं डेल्टा पी। तो आपके पास क्या होगा कि जब भी आप किसी माइक्रो पार्टिकल की कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम के दरमियान एक जो अनसर्टेनिटी का की जो वैल्यू होगी, उसका जो रिलेशनशिप होगा वो इक्वल और ग्रेटर देन एच ओवर 2 पाई के इक्वल होगा, यानी इतनी आपकी कैलकुलेशन के अंदर जो है वो
प्लस माइनस या इतनी आपकी जो कैलकुलेशन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो मस्ट है कि मौजूद होगी ही, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि एच पी आपको पता है कि कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है। तो आपकी हर मेजरमेंट के अंदर एक जो है वो अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। यहाँ पे एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, साथ में हमने उसकी वैल्यू मेंशन कर दी है। मैम तो एक अगर हम क्वेश्चन है। हाँ, हाँ जी, मैम हम लोग, आपने कहा कि हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एक्स पे हिट कर सकते हैं ना, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैसे हम फाइंड करेंगे? इसमें क्या होगा कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो आपके पास जो है वो आप डिपेंड करते हैं आपकी जो मशीन होती है जिसके थ्रू आप जो है वो इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहे होते हैं। जैसा कि आप ये कहते हैं कि आप एक्सरे जो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, उसको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं। तो वो आपको जो है वो उसके पास कुछ पर्टिकुलर किस्म की जो है वो उसके अंदर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जो आपको डिस्प्ले पे या आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन उसके साथ अटैच होती है उस पर कुछ मेजरमेंट देती है। उसमें आपके पास वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी जब आपके पास आ जाती है तो मैथ तो आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, तो जी। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है। और यूवी से फिर हमें आपको ये मतलब पता कुछ लग नहीं पता चलता? यूवी से आप जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम है। और वेलोसिटी भी? हाँ जी। ओके मैम। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि किसी तरीके से, वैसे अनसर्टेनिटी पोजीशन में हर सूरत में मौजूद है, लेकिन किसी तरीके आप बहुत अच्छी मेजरमेंट करते हैं और डेल्टा एक्स को जीरो कर देते हैं, अनसर्टेनिटी को जीरो कर देते हैं, उसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा? इधर से डेल्टा एक्स जो है, ठीक है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। जी उसके मैम। बाद क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा, ऊपर एच बाई जीरो, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो एच यस बाई मैम। जीरो हो जाएगा। एच बाई जीरो होने के बाद आपके पास क्या होगा कि जो डेल्टा पी है, जब जीरो किसी भी वैल्यू पे डिवाइड होता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। तो आपकी जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है, तो क्या इसमें अब आपके पास रिजल्ट क्या है कि अगर आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो हो तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाती है, और अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो हो तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनफाइनाइट हो जाती है। तो क्या होता है कि ये दो ऐसी वैल्यूज हैं, कि दो ऐसी अनसर्टेनिटीज हैं, एरर्स है, जिनको आप अवॉइड किसी सूरत में कर ही नहीं सकते। जी मैम। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। आपका लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। आज का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम। क्लियर है? जी मैम। ठीक है रीच, क्लास में एंड कर रही हूँ, तो रिकॉर्डिंग क्लास के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हाफिज।